नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कैसे मतलब चेंज कैसे होते हैं, समझे? ठीक है। और ये जो है मतलब कि उसमें चेंज होने का क्या कारण है, तो हमने पढ़ा था कि जो उनके बीच में, जैसे ये कोई एक सॉलिड है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स है, एनर्जी जो हम लोग हीट एनर्जी जो लगा रहे हैं, इस अट्रैक्शनल फोर्स से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, इस अट्रैक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है अगर ज़्यादा होगा तो जो है इसको क्या कर सकता है, वो इसको एनर्जी देगा। तो फिर ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे और एक दूसरे से टकराएंगे, टकरा करके फिर थोड़ा दूर दूर होंगे। ठीक, थोड़ा दूर दूर होंगे, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो दूर दूर होंगे। जब दूर दूर हो गया तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उनके पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, है ना, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं? थोड़ा उनके पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, तो ऐसा वाटर वगैरह या फिर कोई से भी लिक्विड में, तो उनमें जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया, तो स्पेस बढ़ गया तो वो लिक्विड हो गए। और हीट दिए तो फिर उनका स्पेस और भी बढ़ गया, तो फिर और भी पार्टिकल्स थोड़ा और दूर दूर हो गए, फार अपार्ट। लिक्विड में तो थोड़ा सा लूजली बाउंडेड थे और उनके बीच में जो है मतलब स्पेस जो है थोड़ा कम था, है कि नहीं? उनके बीच में स्पेस कम था, लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है गैसेस में, और ये बहुत मतलब फार अपार्ट हो जाते हैं, मतलब इनके बीच में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, समझे? तो ये सब चीज़ तो कैन, अब आज देखते हैं उसको कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है? क्या होता है? जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे इन जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको शो करता है, उसका इंडिकेशन है। मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है, कि कितना स्ट्रेंथ है इसके, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कितना है इनके पार्टिकल्स का, तो वो मेल्टिंग पॉइंट से हम लोग पता कर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से ये पता चलता है कि भाई उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना है, समझे? ठीक। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज इंक्रीज्ड ड्यू टू विच पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, बता दिए हैं, है ना। एज ए रिजल्ट दे लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली एंड दस द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अभी बताए थे और पहले भी क्लास में बता दिया गया है कि नहीं? जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये अपना पोजीशन भी, मतलब पोजीशन भी जो है छोड़ देंगे, पोजीशन छोड़ेंगे, फिर अब धीरे धीरे जो है उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ गया तो फिर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इन द सेम वे लिक्विड ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू गैसेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेम चीज़ वही होता है लिक्विड से गैस में भी। लिक्विड में हम लोग हीट दिए, हीट देने से फिर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गया तो और दूर दूर हो गए, और दूर दूर हो गए तो फिर क्या हो गया, वो गैसेस में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, एक पॉइंट है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट अप्लाइड टू द सब्सटेंस डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर एज द हीट गेट्स यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब जब स्टेट एक पॉइंट है कि क्वेश्चन भी आता है कि वाई डू द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट इंक्रीजेज व्हेन इट्स स्टेट गेट चेंज्ड। जब कोई भी एक सब्सटेंस है, जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस समय जो है उसका क्या बोलते हैं कि ये क्यों नहीं चेंज होता है, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है उसका, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब स्टेट चेंज होता है तो उस समय, स्टेट चेंज जब होता है तो उस समय जो है जो मतलब कि हीट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट जो है इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में लग जाता है, समझे? इनके बीच में जो मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम करने में लग जाता है ना। तो इसीलिए स्टेट चेंज नहीं हो पाता है ना। स्टेट चेंज के समय में टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है, समझे? ठीक। अच्छा, जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि
ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब कि हीट दे रहे हैं, तो ये मतलब कि कितना भी हीट बढ़ा देंगे लेकिन ये इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो जो 0 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं होता है, जब तक पूरे सारे आइस मेल्ट नहीं होंगे, तब सारा आइस जो है वाटर में नहीं कन्वर्ट होगा, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बीच उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हम लोग हीट देते जाते हैं, हीट देते जाते हैं, हीट देते जाते हैं, तो क्या होता है, फिर उसके वो हीट से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा। ओवरकम करने का मतलब कि उसको तोड़ने में, मतलब कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके फिर उनके पार्टिकल्स के बीच में जो है उस जो अट्रैक्शनल क्या बोलते हैं कि अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेक डाउन करके करते फिर जो है जब मतलब कि जितना भी हीट आ रहा है वो सारा का सारा ब्रेक डाउन करने में लग रहा है। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। जब वो सारा का सारा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वो लिक्विड को फिर अगर आप मतलब कि उसका जब पानी में सारा कन्वर्ट हो गया ना, फिर और हीट देंगे ना, तब जा करके उसका टेम्परेचर बढ़ करके 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस करते करते बढ़ते ही जाएगा, समझे। तो ये होता है, चाहे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे इसका 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, है ना। ये वाटर है, ठीक है, ये आइस था। तो वाटर का जो है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि हम लोग टेम्परेचर दिए तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद जब तक उसका सारा का सारा वाटर जो है वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है, तब तक उस क्या बोलते हैं कि उस वेपर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, समझे। तो ऐसा होता है। और वैसे ही कंडेंसेशन में भी होता है, वैसे ही फ्रीजिंग में भी होता है। फ्रीजिंग में मान लीजिए पानी है, पानी को मतलब कि हम लोग फ्रीजर में रख दिए, तो फिर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दिए, ठीक। जब तक सारा का सारा पानी जो है आइस में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक उसका फ्रीजिंग तब तक उसका जो है टेम्परेचर और कम नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई -5, -10, -15, -20, तो -20 तक कब जाएगा, पहले जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जब जो है और फिर धीरे धीरे करते करते उसका टेम्परेचर फिर मतलब पूरा सारा आइस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर कम होने शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना। अब इसके बाद इसका कन्वर्जन यूनिट दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको हम बता देते हैं, जी। अब कन्वर्जन यूनिट जो है इसका, जैसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन, 3 टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, है ना, ठीक। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, ठीक है, प्लस 32, तो उससे जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो 35 डिग्री सेल्सियस इंटू ये 9/5, ठीक है, प्लस 32 कर देंगे, ठीक है। तो उससे वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 से 35 कट गया, 7 टाइम्स, 7 × 9 63, प्लस ये 32, 63 प्लस 32 कितना हो गया, ये हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझे। तो ये होगी। तो वैसे ही अब आपको 0 डिग्री सेल्सियस को जो है आपको हम एक आध क्वेश्चन देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 75 डिग्री सेल्सियस को बनाइए, फिर उसके बाद जो है 25 डिग्री सेल्सियस को बनाइए, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस को, इन सब को जो है, और एक और लिख लीजिए, और एक और जो है 120 डिग्री सेल्सियस को, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस को, इन सबको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, है ना। इन सभी को कन्वर्ट करके क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया। अब देखेंगे
अब अगर मान लीजिए कि मतलब कि डिग्री सेल्सियस वाला तो बता ही दिया कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे, डिग्री सेल्सियस को 9/5 से इंटू किए प्लस 32 कर दिए। तो ये जैसे ये डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था तो 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 9/5 से इंटू किया तो 5 से 35 7 टाइम्स और फिर इंटू करके फिर प्लस 32 कर दिए, बस हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये फार्मूला था कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग 9/5 से इंटू करते थे, फिर प्लस 32 करते थे। ठीक, फिर से मतलब डिग्री सेल्सियस को 9/5 से इंटू किया प्लस 32 किया, तो इससे ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया। तो वही चीज़ तो फिर आप डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, इस प्लस 32 को उधर ले जा करके माइनस कर देंगे, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 है कि नहीं, ये 32 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, और ये 9/5 है तो उधर जा करके 5/9 हो जाएगा इंटू 5/9, ये हो जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में, यानी कि ये 32 उधर गया तो 30 एफ में से 32 माइनस हो गया, और ये 9/5 था तो 9 नीचे चला गया और 5 ऊपर चला गया, है ना। तो ये हो गया, मतलब जब आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ऐसा काम करेंगे। अब जैसे आपके पास मान लीजिए क्या बोलते हैं कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो क्या करेंगे, इसको 212 में से माइनस कर देंगे 32 डिग्री इंटू 5/9 करेंगे, तो 212 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, आएगा ना, फिर इंटू 5/9, 9 से 180 20 टाइम्स, 20 इंटू 5 100 डिग्री सेल्सियस, समझे। तो ऐसे सॉल्व कर लेना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में ऐसे कन्वर्ट करना है, ये फार्मूला से डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब कन्वर्जन है। और एक चीज़ और है, जैसे क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 273 उसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा केल्विन में, ठीक है ना। और अगर डिग्री मतलब कि सॉरी केल्विन से अगर क्या बोलते हैं कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो बस वही काम करिए, माइनस कर दीजिए तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो यही है। अब हम लोग जैसे वाटर के बारे में बात करते हैं, तो वाटर के बारे में आप बात करते हैं तो जैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है, मतलब केल्विन के आगे डिग्री नहीं लगाते हैं, सिर्फ केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 273 प्लस कर देंगे, जो कि 273 केल्विन हो जाएगा ना। और अगर आपको क्या करना है, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस को, तो 0 डिग्री सेल्सियस इंटू ये 9/5 प्लस से 32, तो ये तो 0 से इंटू करने पर ये 0 ही हो जाएगा, प्लस से 32, यानी कि तो 0 + 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बात समझे। तो फ्रीजिंग पॉइंट, उसी तरह अब बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप लोग निकालिएगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट हम बता देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको डिग्री केल्विन में, मतलब केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, ठीक। फिर तो यही है, ये सब हो गए कन्वर्जन यूनिट। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट क्या है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। ऐसा किस में होता है पता है, ऐसा गैसेस में होता है, सॉलिड वगैरह जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है, सॉलिड तो कंप्रेसिबल है ही नहीं, बताए थे पहले, है ना। और लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं है, कंप्रेस करना मतलब कि उस पर प्रेशर अप्लाई करना, तो ना लिक्विड कंप्रेसिबल है और ना सॉलिड कंप्रेसिबल है। जो क्या बोलते हैं कि गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल है, तो गैसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं कंप्रेस करके, है ना, प्रेशर लगा करके। तो यही है, तो गैसेस वगैरह को लिक्विफाई किया जाता है, वही लिक्विफाइड गैस को हम लोग यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है कि नहीं। यही है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन एंड इट्स इफेक्ट। अब देखिए, तो इवेपोरेशन का डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, है कि नहीं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इसको बोलते हैं
अब इसका इफेक्ट क्या है? अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को इफेक्टेड करते हैं? देखिए, सबसे पहला है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। आपके घर में सब लोग चाय पीते होंगे, पता नहीं आप भी पीते होंगे, हमको नहीं पता, लेकिन जो चाय पीते हैं या फिर कोई चीज़ आप गरम गरम चीज़ पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, ठीक है, सूप या फिर चाय, कुछ भी चीज़ आप पी रहे हैं, तो सूप जो आप पीते हैं तो ग्लास में पिएंगे तो बहुत गर्म लगेगा, है ना। काढ़ा वगैरह कुछ भी चीज़ ग्लास में आप पिएंगे बहुत गर्म रहता है ना। उसी को आप अगर प्लेट में ऐसे मतलब कि जैसे चाय का जो वो रहता है, कप रहता है, उसके साथ में एक छोटा सा प्लेट दिया जाता है, प्लेट के ऊपर ऐसे कप को रख करके, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो चाय को कप में नहीं पीते हैं, उसको प्लेट में ऐसे ले करके फिर पीते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना। आपके ग्लास में आप काढ़ा वगैरह पी रहे हैं, ठीक है, या फिर गर्म पानी पी रहे हैं या फिर कोई चीज़, तो उसका सरफेस एरिया कम है, क्योंकि वो जो है ऐसे मतलब राउंडेड है। और ये जैसे हम लोग उसको कोई चीज़ बड़े से प्लेट वगैरह में लेते हैं या फिर प्लेट में लेते हैं तो फिर फैल जाता है, फैलने से फिर सरफेस एरिया बढ़ गया, तो फिर क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ने से उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। ये होता है ना। आप घर में देखे होंगे कि घर में जैसे पानी गिरा है, तो पानी गिरा है तो फिर जल्दी सूखता नहीं है, लेकिन अगर उसको ऐसे मतलब कि पोछा लगा दिए और ऐसे फैला दिए, है ना, थोड़ा सा वाइप कर दिए और फिर पंखा चलाएंगे तो जल्दी सूख जाएगा, है कि नहीं। और ऐसे एक जगह पे पानी इकट्ठा रहता है तो फिर जल्दी नहीं सूखता है। तो वही कारण है, क्योंकि ऐसे फैलाने से क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जल्दी इवेपोरेट होता है ना। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब आपको पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फिर वो तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा मतलब कि वो होगा। आप देखेंगे कि गर्मियों में बहुत जल्दी मतलब कि वो हो जाता है, सूखता है कोई भी कपड़ा वगैरह या फिर कोई चीज़, है ना। क्योंकि वहाँ जो है टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये है। अब तीसरा है डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा, है ना। ठीक है। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। इसमें अपोजिट है। अभी बारिश का मौसम अगर आ जाएगा, मतलब अभी तो बारिश का मौसम है ही, बारिश भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश का मौसम है तो आप देखेंगे कि कपड़ा जो है जल्दी सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है उस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना। तो एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो फिर उस समय जो है कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, यही सब है। तो नेक्स्ट है एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना जो है मतलब जल्दी इवेपोरेशन होगा। आप देखेंगे कि खूब तेज़ हवा चल रहा है तो फिर वहाँ जो है कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यही सब है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है, देखिए अब आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आप मटका देखे हैं। मटका में जो होता है क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मटका में जो है पोर्स होते हैं, ठीक। वो जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन छिद्रों से जो है पानी बाहर निकलता है। कैसे बाहर निकलता है, क्या होता क्या है, ये जो जैसे इसमें वाटर है, ठीक, वाटर है, और जिन पार्टिकल्स का, जिन मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि पार्टिकल्स तो मूव करते ही रहते हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो दीवार की तरफ, इस वॉल्स की तरफ आएगा, ठीक है ना, वॉल्स की तरफ प्रेशर देगा जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। और जो ऐसे मतलब सुस्त सा है तो वो इसी में अंदर है कि नहीं। और जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुआ तो वो जो है इन वॉल्स के ऊपर जो है प्रेशर देगा और प्रेशर देने के साथ साथ फिर वो निकल जाएगा बाहर, है ना। क्योंकि ये पोर्स, यहाँ पे पोर्स हैं, पोर्स मतलब छिद्र, छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत ही मतलब कि छोटे होते हैं, जो कि उतना मतलब हमारी आंखों से दिखते नहीं, लेकिन पोर्स होते हैं उसमें, है ना। तो ये इन सभी पोर्स से
वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के साथ इवेपोरेट हो जाते हैं। और जब क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो बाहर जैसे ही निकलेगा तो थोड़ा सा भी अगर हवा लगेगा तो फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी पहले से ज़्यादा था और थोड़ा सा हवा लगा तो फिर और भी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो फिर वो इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब देखिए ये, अब इसके पहले की बात हम बताते हैं। इसके पहले की बात क्या थी, ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ क्यों आया, ये जो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं, टकरा करके जो मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारे लोग एक साथ में कुछ ऐसे वो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं ना, तो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं आप लोग। अब मान लीजिए कि उसी में दौड़ भाग कर रहे हैं, उसी में जो है मतलब कि एक को किसी से धक्का लगा, दूसरा भी उसी को धक्का दे दिया, तीसरा भी उसी को धक्का दे दिया, और सारे के सारे उसी को धक्का दे रहे हैं, तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहीं वो मतलब कि अगर वो स्पीड बढ़ जाएगा, और दूसरी बात कि अगर वो अपने आप को मतलब बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो वहीं गिर जाएगा वो, है ना। तो वही चीज़ इसमें भी होता है कि जैसे जो पार्टिकल्स, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, उसको एक इधर से धक्का दिया, एक इधर से धक्का दिया और एक इधर से धक्का दिया, अपना एनर्जी, धक्का देने का मतलब अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र किया, अपना हीट एनर्जी को इसमें ट्रांसफ़र किया। ठीक है, उस हीट एनर्जी को जब ट्रांसफ़र किया तो ये सारा हीट एनर्जी को लेकर के इन सभी के हीट एनर्जी को लेकर के, इन सभी के नहीं मतलब कि जो इसके अगल बगल वाले जो थे उन सब का हीट एनर्जी लेकर के ये मतलब कि स्पीड इसका बढ़ गया, तो फिर ये इधर आकर के इवेपोरेट हो गया। अब सोचिए कि इन सब का हीट एनर्जी को ये खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया। जो यहाँ से इवेपोरेट हो रहे हैं, जितने भी पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इनके अंदर के जो पार्टिकल्स का एक काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, उसको उन लोग एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एब्जॉर्ब करके फिर वो बाहर निकल, मतलब कि वो उतने स्पीड, मतलब कि स्पीड उसका बढ़ जा रहा है, स्पीड बढ़ने के साथ फिर वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ करके फिर वो इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेट होने के साथ साथ फिर क्या होगा, ऐसा ही सभी चीज़ों में, जिन सब चीज़ों में इवेपोरेशन होता है, तो जैसे मतलब इवेपोरेट हुआ तो इसका हीट तो निकल गया ना अंदर के पार्टिकल्स का, तो अंदर के पार्टिकल्स का जब हीट निकल गया, बाहर हो गया, तो वो अंदर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। बात समझे, मटका में ठंडा क्यों होता है, क्योंकि इसके जितने भी पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे यहाँ से, तो वो बाहर निकलने के लिए मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किया गया। ये इन सब का काइनेटिक मतलब इन सब का हीट एनर्जी को लेकर के एब्जॉर्ब करके वो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और उस काइनेटिक एनर्जी के साथ जब वो बाहर निकल के इवेपोरेट हो गया, तो उसके कारण जो है कूल डाउन हो गया। इसके अंदर का जो पार्टिकल है उसका एनर्जी तो लॉस हो गया, क्योंकि अपना एनर्जी किसी और को दे दिया, वो दूसरे पार्टिकल को दे दिया जो कि उड़ गया, है ना, इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेट हो गया तो इसका मतलब कि इसका ये जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन के कारण कूलिंग हो रहा है। तो ऐसा ही सब में होता है, सभी चीज़ों में होता है। अब आप समझिएगा एक चीज़ कि मटका को कभी भी अंदर से हाथ लगा करके नहीं वो धोना है, हाथ से ऐसे करके नहीं धोना है। क्यों? क्योंकि जो है उसके अंदर के जो पोर्स है ना, वो सब भर जाएंगे तो फिर उस पोर्स में से ये पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, है कि नहीं। आप हाथ लगा करके ऐसे घिस देंगे ना, तो उसके जितने पार्टिकल्स हैं ना, वो सब वो पार्टिकल्स जो है उसी में उसके पोर्स में जा करके भर जाएंगे, और भर जाएंगे तो फिर उसके बाद इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगा, समझे। तो मतलब कि उसमें से पोर्स में से फिर पानी बाहर ही नहीं निकलेगा, तो इवेपोरेशन कहाँ से होगा। तो इसीलिए मटका को ऐसे फिर रखा जाता है, ऐसे ऊपर से पकड़ करके ऐसे हिला करके फिर उसको धो करके पानी को गिरा दिया जाता है ना। हाथ लगा करके नहीं धोना है उसके अंदर। तो ये है मटका का रहस्य। और ऐसे ही आप जो है क्या बोलते हैं, जैसे मतलब कि जो कपड़ा पहनते हैं, कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं हम लोग गर्मियों में, वही कारण है। गर्मियों में कॉटन कपड़ा जो पहनते हैं तो वो क्या करता है, कॉटन कपड़ा जो है एक गुड एब्जॉर्बर है ना, गुड एब्जॉर्बर है, जो कि क्या करता है, क्या बोलते हैं कि मतलब कि हमारा जो शरीर का जो स्वेट है, पसीना है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। स्वेट को जब एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जैसे ही थोड़ा सा भी अगर हवा चलता है तो या फिर हीट लगता है तो फिर वो इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेट होता है तो फिर वहाँ हमारे बॉडी के हीट को लेकर के, मतलब बॉडी के हीट के कारण भी वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लिया और बॉडी का हीट बाहर निकल रहा है, तो उस हीट से जो है वो जो कॉटन कपड़ा के अंदर जो मतलब कि स्वेट को एब्जॉर्ब किया था वो इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट जैसे ही होगा तो ऐसा फिर ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है।
और ऐसा ही मतलब आप एक ऊपर में देख लीजिए कि ये एसीटोन वाला, ये जब आप एसीटोन वगैरह जो लड़कियां हैं जैसे मतलब नेल पॉलिश रिमूवर लगाती हैं, तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए ऐसे लगाती है, तो आप देखे होंगे कि उंगलियों पर रखने से वो एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि जैसे ही रखते हैं वो तुरंत इवेपोरेट होता है हमारे बॉडी के हीट से, हमारे हाथों के हीट से। हाथों में जो हीट है उस हीट से तुरंत वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। तो फिर ऐसा लगता है जहाँ पे वो रखे वहाँ का हीट को वो एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो गया, तो फिर वहाँ ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब अच्छा, एक चीज़ है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जैसे एक आप देखे होंगे कि जैसे बॉटल है ना, तो बॉटल है या फिर ग्लास है, तो ग्लास में अगर ठंडा पानी है या फिर आइस है, तो क्या करता है, इसके किनारे किनारे जो है ऐसे थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। जैसे इसमें आइस क्यूब्स अगर हैं तो किनारे किनारे ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? ठीक है, इसका मतलब कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अरे देखो बॉटल में छेद है क्या, ये बाहर निकल रहा है पानी। ऐसा नहीं होता है। वो होता क्या है कि जब ये ठंडा रहता है तो इसके सराउंडिंग के आसपास, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मतलब इसके बगल बगल में जो भी वाटर वेपर हैं, वो सारे के सारे वाटर वेपर क्या होते हैं, वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। और वो मतलब इसके यहीं तक भी वाटर वेपर जो है कंडेंस्ड हो गया, तो फिर वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया और इस पे आकर के चिपक गए। बस यही कारण होता है जिस कारण से जो है वो ऐसा दिखता है। अब है आपको एक नया प्लाज्मा के बारे में बता देते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो पार्टिकल्स जो है मतलब सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक स्टेट में रहते हैं। ठीक है, वो गैसेस जब आयोनाइज्ड हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सुपर एक्साइटेड स्टेट, सुपर एनर्जेटिक स्टेट। ठीक है, जैसे आपके घर में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट का नाम है, ट्यूबलाइट की तरह आता है, धीरे धीरे जलता है तो ट्यूबलाइट है। और फिर जो है आपका ये क्या बोलते हैं, पहले ट्यूबलाइट और एक हैलोजन चलता था पहले, अभी भी चलता है, लेकिन जैसे अब तो एलईडी का ज़माना आ गया, तो इसलिए ट्यूबलाइट और हैलोजन को यूज़ नहीं करता है। ट्यूबलाइट वगैरह में ये आयोनाइज्ड ये प्लाज्मा पाए जाते हैं, समझे। तो ये सब सन है, स्टार है, ये सब ग्लो क्यों करता है, ये प्लाज्मा के कारण। ठीक है, प्लाज्मा के कारण ही ग्लो करता है। अब एक लास्ट है ये आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। तो ये जो है बोस और आइंस्टीन, सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दोनों मिलकर के इसका खोज किए थे। ये जो है ये जब गैसेस, मतलब कि कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिनका जो मतलब कि डेंसिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, नॉर्मल एयर से 100 या फिर 1000th टाइम छोटा होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। तो उसको अगर कूल डाउन करेंगे ना, तो सुपर लो टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर पे, तो वो जो बनेगा उसको बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यही है। और ये देखिए ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज़ और इसके यूनिट्स दिए गए हैं। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं, उसका सिंबल K। लेंथ को मीटर में नापते हैं, उसका सिंबल M है ना। वेट को हम लोग जो है किलोग्राम में नापते हैं, है कि नहीं, किलोग्राम उसका यूनिट है, उसका सिंबल है kg। सॉरी हाँ, मास को जो है किलोग्राम किलोग्राम में नापते हैं, उसका यूनिट है किलोग्राम, सिंबल kg। वेट को न्यूटन में, वेट क्योंकि एक फोर्स है, वेट के बारे में पढ़ेंगे, वो न्यूटन में, तो N से हम लोग डिनोट करते हैं उसको। वॉल्यूम मीटर क्यूबिक मीटर यानी कि m³ मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपन में वॉल्यूम होता है, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, और प्रेशर को पास्कल में या फिर बार में। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका एक्सरसाइज वगैरह हम लोग फिर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।